So hello student, welcome to all of you in my channel Unique Literature World Study. Students, जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग का UGC नेट और GRC लेक्चर दोनों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैंने इसके लिए एक सीरीज़ चालू किया है जिसमें मैं ये सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसमें अफ्रीकन, अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, वर्ल्ड लिटरेचर, सारे लिटरेचर प्लस लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, रिसर्च एप्टीट्यूड और इंग्लिश इन इंडिया और साथ ही साथ इसमें लिंग्विस्टिक्स सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अभी तक मैंने 5 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं सीरियल नंबर से। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए। मेरे चैनल का नाम है यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। आज वीडियो नंबर 6 है, यानी लेक्चर नंबर 6 है और अभी तक मैंने 200 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। आज से मैं 201 क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हु रोट आफ्टर बाइबल। हु रोट आफ्टर बाइबल, आफ्टर बाइबल किसने लिखा? जॉर्ज स्टीनर ने, जैक डेरिडा ने, नोम चॉम्स्की ने या फिर रोमन जैकबसन? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसमें ऑलरेडी ऑप्शन दिया है जॉर्ज स्टीनर, याद रखिएगा। आफ्टर बाइबल किसने लिखा है? जॉर्ज स्टीनर ने। अजर्सन रीजन क्वेश्चन 202। न्यू हिस्टोरिसिज्म रिजेक्ट्स द सेपरेशन ऑफ लिटरेचर एंड हिस्ट्री। जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है, जो क्रिटिक हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म के, उन्होंने लिटरेरी एंड हिस्ट्री दोनों के सेपरेशन को रिजेक्ट किया है। यानी उनका मानना है कि जो लिटरेचर और हिस्ट्री दोनों एक दूसरे से बनते हैं। तो इसमें दिया है कि उन्होंने दोनों को रिजेक्ट किया है। न्यू हिस्टोरिसिज्म रिजेक्ट्स द सेपरेशन ऑफ लिटरेचर एंड हिस्ट्री। जो न्यू हिस्टोरिसिज्म होते हैं उन्होंने लिटरेचर एंड हिस्ट्री दोनों को सेपरेशन को रिजेक्ट किया है, यानी दोनों सेपरेट नहीं हो सकते, इसको इन्होंने रिजेक्ट किया है। दोनों आपस में मिल के रहते हैं, आपस में मिलकर एक नया वर्क क्रिएट करते हैं। ग्रीन ब्लैट इज़ एसोसिएटेड विद न्यू हिस्टोरिसिज्म। ग्रीन ब्लैट न्यू हिस्टोरिसिज्म से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन देखते हैं, दोनों सही है। बोथ ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स अजर्शन। सॉरी, यहाँ पर अजर्शन एक्सप्लेन रीजन होना चाहिए। दोनों सही है। न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है वो रिजेक्ट करते हैं किसको? सेपरेशन ऑफ लिटरेचर एंड हिस्ट्री। यानी इनका ये मानना है कि जो लिटरेचर एंड हिस्ट्री दोनों एक दूसरे से मिलके बनते हैं और इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। तो इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है कि ये अलग नहीं हो सकते, ये आपस में मिलके ही रहते हैं। लिटरेचर एंड हिस्ट्री को अलग नहीं किया जा सकता। और जो ग्रीन ब्लैट है ये भी एक न्यू हिस्टोरिसिज्म है। तो दोनों सही है। 203 क्वेश्चन। अजर्सन रीजन स्ट्रक्चरलिस्ट सिक स्टेबल स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चरलिस्ट है वो स्टेबल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। डेरिडा सपोर्टेड स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट क्रिटिसिज्म। तो पहला तो सही है कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट है वो स्टेबल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, लेकिन दूसरा देखिए क्या कह रहा है, डेरिडा सपोर्टेड स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट क्रिटिसिज्म। जो डेरिडा है वो एक स्ट्रक्चरलिज्म को बिना क्रिटिसिज्म के सपोर्ट करते हैं। तो ये गलत है क्योंकि इन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया। इन्होंने बताया है कि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, देयर इज़ नो फिक्स्ड मीनिंग। द रीजन इज़ फॉल्स बिकॉज डेरिडा चैलेंजेस स्ट्रक्चरलिज्म। रीजन फॉल्स है क्योंकि जो डेरिडा है उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को चैलेंज किया है और ये डिकन्स्ट्रक्शन से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। यहाँ पर देखिए रिसर्च से क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स गुड रिसर्च के हैं? सब्जेक्टिविटी, बायस या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन या फिर गेस वर्क। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। ये गुड करेक्टर है। एक्सप्लेनेशन, रिसर्च मस्ट बी सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल एंड वेरीफियल। याद रखिएगा ये जो रिसर्च होता है वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए। यानी एक सिस्टम से पूरा स्टेप वाइज होना चाहिए रिसर्च। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए एंड वेरीफिएबल होना चाहिए। 205 द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस इज।
सबसे पहला रिसर्च का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? डाटा एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहले हम रिसर्च में कोई प्रॉब्लम ढूंढेंगे तभी तो इसके बारे में रिसर्च करेंगे। कोई भी वर्क है उसमें हम अगर कोई प्रॉब्लम पाएंगे, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को करेंगे तभी तो हम रिसर्च करेंगे। उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, फिर डाटा एनालाइज करेंगे, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। इस टाइप से होता है। हाइपोथेसिस क्या है? कंक्लूजन है, अजम्पशन, टू बी टेस्टेड, फैक्ट या थ्योरी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अजम्पशन। और ये एग्जाम से के पूछे गए क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको करके ही जाना है इसको क्वेश्चन को। रिसर्च विच एम्स एट जनरेटिंग न्यू थ्योरीज। इसमें से कौन सा ऐसा रिसर्च है, रिसर्च का टाइप है जिसका एम है, जिसका उद्देश्य क्या है? जनरेटिंग न्यू थ्योरी, जो न्यू थ्योरी को जनरेट करता है। अप्लाइड रिसर्च, एक्सटर्नल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च या फिर सर्वे रिसर्च। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फंडामेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 208, विच सैम्पलिंग गिव्स एवरी मेंबर एन इक्वल चांस। कौन सा सैम्पलिंग सारे मेंबर को इक्वल चांस देता है? परपोजिव, क्वार्टो, स्नोबॉल या फिर रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग है जो ये ऑप्शन डी, ये सारे मेंबर्स को इक्वल चांस देता है। याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। 209, व्हाट इज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या है? रिफरेंसिंग सोर्स, कॉपीइंग अदर्स वर्क विदाउट एक्नॉलेजमेंट, किटेशन या फिर बिब्लियोग्राफी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब हम किसी के भी वर्क को कोई रिसर्च करते हैं और किसी भी राइटर से के वर्क को हम बिना एक्नॉलेजमेंट के या बिना किसी रेफरेंस के, बिब्लियोग्राफी के हम उसमें अपने वर्क में इंक्लूड कर लेते हैं तो उसे प्लेजरिज्म कहते हैं। और प्लेजरिज्म के लिए पनिशमेंट भी होता है, जो आपने रिसर्च अगर पढ़ा होगा तो उसमें पूरा बताया होगा। उसमें 2 या 3 टाइप्स के प्लेजरिज्म पनिशमेंट होते हैं। वो परसेंटेज के अनुसार होता है कि अगर आपने कितने % प्लेजरिज्म किया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलता है उसमें रिसर्च में। क्वेश्चन नंबर 210, APA स्टाइल इज़ मेनली यूज्ड इन। जो APA स्टाइल है वो मुख्यतः किस में यूज़ होता है? सोशल साइंस में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में या फिर इंजीनियरिंग में। तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, सोशल साइंस में। देखिए, जो लिटरेचर होता है उसके लिए MLA होता है और जो APA है इसके लिए क्या होता है? सोशल साइंस। APA स्टाइल इज मेनली किस में यूज होता है? सोशल साइंस में। विच इज़ द प्राइमरी सोर्स। इसमें से प्राइमरी सोर्स कौन सा है? फर्स्ट डाटा यानी प्राइमरी सोर्स कौन सा है? जर्नल आर्टिकल, रिपोर्टिंग, ओरिजिनल रिसर्च, इंसाइक्लोपीडिया, टेक्स्ट बुक या रिव्यू आर्टिकल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जर्नल आर्टिकल, रिपोर्टिंग, ओरिजिनल रिसर्च, ये प्राइमरी सोर्स है। अ वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड इज़। वेरिएबल जो मैनिपुलेटेड है, इसमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसे मैनिपुलेटेड किया जाता है, यानी जिसमें कोई भी हेरफेर किया जा सकता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये भी याद रखिए, ये सारे क्या है? वेरिएबल का टाइप है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल एंड एक्सट्रानियस वेरिएबल। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें मैनिपुलेटेड किया जाता है, यानी जिसमें हेर फेर किया जा सकता है, तो वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 230 क्वेश्चन, रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी। 214, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। ये देखिए, लिंग्विस्टिक्स क्वेश्चन है इसमें। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। इसमें से किस राइटर को मॉडर्न लिंग्विस्टिक के फादर कहा जाता है? तो वो है फर्डिनांड डी सौसा, जो स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के राइटर हैं। याद रखिएगा, इनका फुल नेम है फर्डिनांड डी सौसा। और ये स्विस लिंग्विस्टिक्स है, यानी ये कहाँ के हैं? स्विस लिंग्विस्टिक्स है। स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज।
स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, फोनेटिक्स या सेमांटिक्स। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी अगर स्टडी ऑफ स्पीच साउंड आ जाए तो वो फोनेटिक्स है, जहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन आ जाए तो वो मॉर्फोलॉजी है, जहाँ पर स्ट्रक्चर आ जाए सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वो सिंटेक्स है, और जहाँ पर मीनिंग आए तो वो सेमांटिक्स है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टडी ऑफ मीनिंग, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं भी मीनिंग आ जाए तो मीनिंग के लिए सेमांटिक्स, लेकिन याद रखिएगा अगर कहीं केवल मीनिंग आए तो सेमांटिक्स। अगर कंटेक्स्ट मीनिंग आ गया तो कंटेक्स्ट मीनिंग अगर आ गया यहाँ पर देखिए, अगर कहीं भी कंटेक्स्ट और मीनिंग आ गया, क्या आ गया? कंटेक्स्ट मीनिंग, तो इसमें हमारा प्रैग्मेटिक हो जाएगा। केवल मीनिंग आया तो हमारा सेमांटिक्स। अगर कहीं भी कंटेक्स्ट मीनिंग आ गया तो हमारा हो जाएगा प्रैग्मेटिज्म। याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टडी ऑफ मीनिंग है सेमांटिक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और 217 क्वेश्चन देखें। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है? यानी स्मॉलेस्ट भी है और मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज कौन सा है? स्मॉलेस्ट भी है और सबसे स्मॉलेस्ट है और मीनिंगफुल है नॉलेज लैंग्वेज का यूनिट, तो वो है मॉर्फीम। याद रखिएगा, ये क्या है? स्मॉलेस्ट, यानी ये सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है लैंग्वेज का। अगर एग्जाम में आए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, तो वो है मॉर्फीम। 218 विच ब्रांच स्टडीज सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया अगर कहीं भी सेंटेंस स्ट्रक्चर दिखे तो उसको ऑप्शन ए मतलब सिंटेक्स ही होगा, तो इसमें ऑप्शन ए दिया है सिंटेक्स, तो वो करेक्ट है। 219 देखें। लॉन्ग एंड पैरोल वाज प्रपोज्ड बाय, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराए हैं मैंने। लॉन्ग एंड पैरोल किसने किया है? प्रपोज्ड किसका टर्म है? तो ये है फर्डिनेंड डी सोसर का, और ये एक स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरिस्ट है। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस किसने दिया है? तो वो नॉम चॉम्स्की ने दिया है। डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर बिलोंग टू, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर ये भी नॉम चॉम्स्की का है। साथ ही साथ इनका ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव है और यूनिवर्सल ग्रामर है। इनका बहुत सारा टर्म है जो एग्जाम में पूछा जाता है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट इज, कंटेक्स्ट में अगर कहीं भी पूछे आपको, तो मैंने अभी आपको बताया अगर कहीं भी कंटेक्स्ट आ जाए लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट अगर कहीं आपको दिखे तो वो हमारा प्रैग्मेटिज्म है। याद रखिएगा। अगर कहीं भी साउंड स्पीच साउंड आए तो वो हमारा फोनीम है। अगर वर्ड फॉर्मेशन आए तो मॉर्फीम है। सिंटेक्स स्ट्रक्चर आए सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सिंटेक्स है। और अगर मीनिंग आए तो सेमांटिक्स है। कंटेक्स्ट मीनिंग आए तो प्रैग्मेटिक्स है। याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 223 विच लिंग्विस्टिक्स प्रपोज्ड फंक्शनल ग्रामर, इसमें से फंक्शनल ग्रामर किसने प्रपोज्ड किया है? तो है हैलीडे। याद रखिएगा, हैलीडे इन्होंने फंक्शनल ग्रामर दिया है और नॉम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर दिया है। कंफ्यूज मत होइएगा, जो नॉम चॉम्स्की है इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर दिया है और जो हैलीडे है इन्होंने फंक्शनल ग्रामर का टर्म दिया है। 24 देखें। 224 हु रोट अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1717, 1770 में किसने अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है? लिंडली म्यूरे ने, रॉबर्ट लोथ ने, सैमुअल जॉनसन ने, या फिर रेनल्ड मार्टिन ने? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रॉबर्ट लोथ ने। अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज और 1770 में लिखा गया है। 1770 में लिखा गया, याद रखिएगा। 1770 में लिखा गया है, रॉबर्ट लोथ ने लिखा है। और टेक्स्ट का नाम क्या है? अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज।
225 हु रोट अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1755। 1755 में किसने अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है? तो वो है सैमुअल जॉनसन, जो एज ऑफ जॉनसन से बिलोंग करते हैं, या फिर इन्हें एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? कौन सा एक्ट इसमें से था जिसने इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, यानी इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन लाया? कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चार्टर एक्ट 1813। 1833 का जो चार्टर 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ये लाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 227 हु रोट द फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन? यानी फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन किसने लिखा है? वो भी 1835 में। ये डेट ऑफ पब्लिकेशन याद रखिएगा। फेमस वर्क है इनका मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, 1835 में लिखा गया था। तो है मैकॉले। देखें, इनका फुल नेम है थॉमस बाबिंगटन मैकॉले। इन्होंने 1835 में मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन एक वर्क लिखा था, और ये विक्टोरियन राइटर हैं, ये भी याद रखिएगा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोट्री? इसमें से किसे फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोट्री कहा जाता है? तो ये है हेनरी डिरोजियो। और अगर मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोट्री पूछी तो नज़ीम एज़किल है, यार कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मॉडर्न आ जाए, अगर फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोट्री बोल रहे हैं तो हेनरी डिरोजियो है, लेकिन अगर फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोट्री यहाँ पर मॉडर्न आ जाए तो यहाँ पर नज़ीम एज़किल होगा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इसमें तो केवल फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोट्री पूछा है तो हेनरी है, अगर मॉडर्न आ जाए तो नज़ीम है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इनका फुल नेम है हेनरी लुईस विवियन डिरोजियो। द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल इज जनरली कंसिडर्ड टू बी? इसमें से कौन सा फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल है? तो वह है राजमोहन्स वाइफ। राजमोहन्स वाइफ ये मतलब इंडिया का पहला इंग्लिश नॉवेल है, मतलब इंडिया का ऐसा पहला नॉवेल है जो इंग्लिश में पब्लिश हुआ था। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे नॉवेल लिखे गए थे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर पूछे तो इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट कौन सा है नॉवेल? तो है राजमोहन्स वाइफ, और इसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने ही आनंद मठ लिखा है, जिसका रेफरेंस उसमें लिया गया है, नेशनल सॉन्ग में लिया गया है, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका वर्क है राजमोहन्स वाइफ। ये फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोट्री है, सॉरी नॉवेल है। 230 हु रोट कांथापुरा? कांथापुरा किसने लिखा? तो राजा राव ने लिखा। कब लिखा? 1938 में, ये भी याद रखिएगा। कब लिखा है? 1938 में, 1938 में लिखा है। हु रोट अनटचेबल? अनटचेबल किसने लिखा है? तो मुल्क राज आनंद ने लिखा है, और ये इंडियन राइटर है। और साथ ही साथ इनका जो मेन थीम्स होता है इनके वर्क में, वो सोशल रिफॉर्म दिखाता है, यानी सोसाइटी में कितना करप्ट है, कितना मतलब गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाता है। इनके मेन थीम्स जो भी वर्क के हैं, इन्होंने अनटचेबल लिखा है, कूली लिखा है, बहुत सारे वर्क लिखे हैं। हु रोट द गाइड? गाइड किसने लिखा है? तो लिखा है R.K. नारायण ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और देखिए, इंडियन के थ्री पिलर्स हैं इंडियन राइटर के, जिसमें है मुल्क राज आनंद, R.K. नारायण और राजा राव, याद रखिएगा। मुल्क राज आनंद, R.K. नारायण और राजा राव, ये 3 इंडियन पिलर्स है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच वर्क्स बिगिन विद ऑल दिस हैपेंड मोर और लेस? इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो इस लाइन से स्टार्ट होता है, ऑल दिस हैपेंड मोर और लेस? तो वो है स्लॉटर हाउस 5। स्लॉटर हाउस 5, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एग्जाम में पूछा गया है। ये इसकी स्टार्टिंग होती है ऑल दिस हैपेंड मोर और लेस। स्लॉटर हाउस 5 ये वर्क है।
अभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया है 234 क्वेश्चन। डिरोजियो, तोरुदत्त, निज़िम इज़किल या फिर कमला दास, 4 राइटर हैं और उनके 4 वर्क्स दिए गए हैं, सबको वो मैच करना है। तो अगर डिरोजियो की बात करें तो उन्होंने हार्प ऑफ इंडिया लिखा है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द हार्प ऑफ इंडिया किसने लिखा है? अभी मैंने आपको बताया हेनरी डिरोजियो ने। और तोरुदत्त ने लिखा है एंशिएंट बैलेंट एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान, वो भी कब लिखा है? 1882 में। और ये पब्लिश कब हुआ था? मतलब इनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 1877 में। 1877 में तोरुदत्त की डेथ हो गई थी। उसके बाद 1882 में ये वर्क पब्लिश हुआ था, एंशिएंट बैलेंस एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। इसमें 100+ पोएम्स का कलेक्शन है, पोट्री कलेक्शन है। इसमें लोटस और सीता और आवर कैजुरीना ट्री सारे पोएम्स इंक्लूडेड हैं। निज़िम इज़किल, इनका वर्क है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। और कमला दास, समर इन कलकत्ता, डी। तो पहले का है सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए और चौथे का डी। यहाँ पर दिया भी है। इसमें आथर दिए हैं, उनकी नॉवेल्स मैच करने हैं। राजा राव का है कांथापुरा। मुल्क राज आनंद का अनटचेबल, अभी मैंने आपको बताया। R.K. नारायण का है द गाइड। एंड सलमान रश्दी का है मिडनाइट चिल्ड्रेन। 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी और 4 का ए। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, आप देख लीजिए। अजर्सन रीजन क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इमर्ज्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है वो कॉलोनियल रूल के दौरान इमर्ज्ड हुआ। इंग्लिश एजुकेशन एक्सपेंडेड आफ्टर मैकॉलीज मिनट। जो इंग्लिश एजुकेशन है वो भारत में आफ्टर मैकॉलीज मिनट के बाद क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ। तो दोनों सही है। तो एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड ए इज एक्सप्लेनिंग आर, ये भी सही है। 237 देखें। चॉम्स्की सपोर्टेड बिहेवियरिज्म, ही क्रिटिसाइज्ड स्किनर्स थ्योरिस्ट। तो इसमें देखिए पहला गलत है। जो चॉम्स्की है वो बिहेवियरिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, तो ये गलत है। और ही क्रिटिसाइज स्किनर्स थ्योरीज, तो यस ये सही है, क्योंकि जो बिहेवियरिज्म के सपोर्टर थे वो है स्किनर्स। जो स्किनर्स हैं वो बिहेवियरिज्म के सपोर्टर थे, तो चॉम्स्की से सपोर्ट नहीं करते थे, तो ये गलत है। और इन्होंने स्किनर्स की थ्योरी को, बिहेवियरिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है, तो वो सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओनली रीजन इज करेक्ट। अजर्सन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। 238 विच स्कॉलर इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड इंग्लिश। इसमें से कौन सा ऐसा स्कॉलर है जिसने वर्ल्ड इंग्लिशेस इंट्रोड्यूस किया भारत में? तो वो है कैचरू। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्रेज बी कैचरू, इनका फुल नेम है ब्रेज बी कैचरू, प्रपोज द 3 सर्कल ऑफ इंग्लिश। इन्होंने 3 सर्कल ऑफ इंग्लिश को क्या किया है? मतलब ये थ्योरी दिया है। उसके बाद है 239 कैचरूज आउटर सर्कल इंक्लूड। इनका जो आउटर सर्कल है, इन्होंने 3 सर्कल ऑफ इंग्लिश दिया है। उसमें जो आउटर सर्कल है, एक है इनर, एक है मिडल और एक है आउटर। तो जो आउटर है उसका क्या है? इंडिया। ये अभी याद रखिएगा। आउटर सर्कल में इन्होंने किसको इंक्लूड किया है? इंडिया को। RP स्टैंड फॉर, RP स्टैंड फॉर, RP किसके लिए स्टैंड है? मतलब किसका फुल फॉर्म क्या है? तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। 241 विच डिक्शनरी इज एसोसिएटेड विद हॉर्नबी। इसमें से कौन सा डिक्शनरी है जो हॉर्नबी से एसोसिएटेड है? यानी एक राइटर है हॉर्नबी, उनका कौन सा ऐसा डिक्शनरी है जो इस राइटर से एसोसिएटेड है? तो वो है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 242 हु रोट द एम्पायर राइट बैक्स। किस राइटर ने द एम्पायर राइट्स बैक लिखा है? तो अभी ये शायद मैंने पहले क्वेश्चन कराया है, एशक्रॉफ्ट, ग्रिफिथ्स एंड टिफिन।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, थ्योरिस्ट है, याद रखिएगा। यहाँ मैच द फॉलोइंग है चौसर, फर्डिनेंड चौसर, उनका वर्क है लॉन्ग एंड पैरोल। तो पहले का डी, पहले का डी। नोम चॉम्स्की मैंने आपको बताया, इन्होंने कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस यानी दूसरे का बी इसका टर्म में दिया है। हैलिडे, इन्होंने कंपिटेंस एंड फंक्शनल ग्रामर का टर्म में दिया है, फंक्शनल ग्रामर। एंड ये जो फोर्थ है कैचरू, इन्होंने वर्ल्ड इंग्लिशेस वर्ड मतलब टर्म दिया है। तो पहले का है डी, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का ए। यहाँ पर देखिए कुछ रिवीजन रहे हैं इसमें। सॉसर ने लॉन्ग एंड पैरोल दिया है, चॉम्स्की ने कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस दिया है, हैलिडे ने फंक्शनल ग्रामर का टर्म दिया है और जैकबसन ने कम्युनिकेशन मॉडल दिए हैं। इन्होंने जो रोमन जैकबसन, इन्होंने 3 कम्युनिकेशन मॉडल दिए हैं, इंट्रालिंगुअल, इंटरलिंगुअल एंड इंट्रोलिंगुअल, याद रखिएगा। और जो कैचरू है, इन्होंने वर्ल्ड इंग्लिशेस वर्ड दिए हैं। इंग्लिश इन इंडिया में देखिए मैकॉलेज मिनट कब आया था, 1835 में आया था। चार्टर एक्ट 1813 में सबसे पहले आया था। ड्यूरोजियो फादर ऑफ चार्टर एक्ट सबसे पहले 1793 में आया था, लेकिन इसमें जब एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया तो वो कौन सा है एक्ट, वो 1813 है, 1813 में। ड्यूरोजियो कौन है, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोट्री। राजमोहन स्वाई फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल, अभी तक आपने जो पढ़ा सबका रिवीजन है ये। राजा राव कांथापुरा आनंद, मुल्कराज आनंद ने अनटचेबल लिखा है और आर के नारायण ने द गाइड लिखा है। 244 हु रोट द सर्पेंट एंड द रोप, द सर्पेंट एंड द रोप किसने लिखा है, तो राजा राव ने लिखा है और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1664 में। द सर्पेंट एंड द रोप इज़ अ फिलोसफिकल नोवेल एक्सप्लोरिंग, ये देखिए इनका स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल नोवेल है, ऑटोबायोग्राफ मतलब स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है इनका। राजा राव का ये जो सर्पेंट एंड द रोप है ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें इन्होंने एक फिलोसफिकल नोवेल भी है जो क्या एक्सप्लोर करता है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्टर्न रेशनलिज्म। भारतीय की जो इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है और जो वेस्टर्न रेशनलिज्म है, दोनों को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। 245 विच नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद डील्स विद द कास्ट सिस्टम, इसमें से कौन सा नॉवेल मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है जो कास्ट सिस्टम को दिखाता है। कूली, टू लिव्स एंड अ बर्ड, अनटचेबल, तो ऑप्शन सी इज अनटचेबल। हु रोट क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे किसने लिखा है, तो अनीता देसाई ने लिखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन किसने लिखा है, तो मैंने आपको बताया निसीम इज़किल ने लिखा है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोट्री इन्हें ही कहा जाता है, निसीम इज़किल को। 248 हु रोट तुगलक, तुगलक को किसने लिखा है, तो ये लिखा है गिरीश कर्नाड ने, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ELT स्टैंड फॉर 249 देखें, ELT स्टैंड फॉर, ELT का फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लर्निंग टेक्निक्स नहीं है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक थ्योरी नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, याद रखिएगा। ELT का फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज और टीचिंग। 250 क्वेश्चन नंबर देखिए, द डायरेक्ट मेथड एम्फसाइजेज, जो डायरेक्ट मेथड होता है वो क्या दिखाता है, ओरल कम्युनिकेशन, इसमें ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, यानी जो सोर्स लैंग्वेज है उसी में उसको पढ़ाते हैं, उसको टारगेट लैंग्वेज ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ाते। जैसे अगर कोई भी टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा है तो उसको इंग्लिश में ही हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो है हमारा डायरेक्ट मेथड। और अगर कोई जैसे कोई भी वर्क हिंदी में लिखा है उसको हम
ट्रांसलेट करके इंग्लिश में यानी सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं तो वो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन मेथड, जो बहुत ओल्ड हो गया है। अभी ज़्यादातर ओरल कम्युनिकेशन ही चलता है, यानी डायरेक्ट मेथड ही चलता है। GTM स्टैंड फॉर, तो GTM का फुल फॉर्म है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। GTM का फुल फॉर्म है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। द कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकसेस ऑन, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो किस पे फोकस करती है, ग्रामर ड्रिल पे, ट्रांसलेशन पे, या फिर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 253 हु प्रपोज्ड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने टर्म दिया है, तो ये है डेल हाइम्स। डेल हाइम्स ने ये दिया है टर्म, याद रखिएगा। अगर केवल कॉम्पिटेंस या परफॉर्मेंस आए तो वो नॉम चॉम्स्की ने दिया, लेकिन अगर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आए तो इन्होंने दिया, किसने, डेल हाइम्स ने। 254 विच ब्रांच स्टडीज वर्ड फॉर्मेशन। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जब कहीं भी वर्ड फॉर्मेशन आ जाए तो वो कौन सा ब्रांच है, वो है मॉर्फोलॉजी। द प्लूरल मार्कर एस इज एन एग्जाम्पल। आप इसमें से जो एस है, द प्लूरल, जो एस प्लूरल है वो किसका एग्जाम्पल है। देखिए कोई भी वर्ड लिखते हैं हम, जैसे है BOY, तो ये क्या है, ये फ्री मॉर्फीम है। लेकिन अगर इसमें हमने ये लगा दिया एस तो ये हमारा प्लूरल बन गया। तो यही पूछ रहे हैं कि जो ये प्लूरल मार्कर है, प्लूरल, वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो है फ्री मॉर्फीम का, बाउंड मॉर्फीम का, या फिर लेक्सिम का, या फोनिम का। तो बाउंड मॉर्फीम का। अगर केवल मैंने लिखा बॉय, अगर केवल मैंने बॉय लिखा होता तो फ्री मॉर्फीम होता, लेकिन यहाँ पर एस लगा दिया, यानी प्लूरल लगा दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गए, बाउंड मॉर्फीम हो गए। विच इज़ अ फ्री मॉर्फीम, इसमें से फ्री मॉर्फीम कौन सा है, तो ये है बुक, यानी बुक खुद एक इंडिपेंडेंट है, यानी BOO की बुक से बना है, बुक मीन्स किताब होता है। अगर इसमें हम कुछ भी ऐड करते हैं, बुकिंग या बुक्ड या फिर एस ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या है, फ्री है। ऑप्शन सी। IPA स्टैंड फॉर, IPA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2025 में और 2024 में, तब ये दिया गया था, उसमें मतलब पूछा गया था। ये APA का फुल फॉर्म पूछा गया था उसमें। द साउंड P इज, इसमें जो साउंड P है वो क्या है, वॉइस्ड बिलेबियल स्टॉप है या फिर वॉइसलेस बिलेबियल स्टॉप है, तो ये है वॉइसलेस बिलेवियल स्टॉप। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको समझाने का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो अभी आपको बस रिवीजन करना है। इसके बाद जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं पूरा स्टार्टिंग से यूनिट वाइज आपको पूरा UGC नेट का सिलेबस कवर कराऊंगी, और साथ ही साथ मैं पेपर फर्स्ट भी पढ़ाऊंगी, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, सारे टॉपिक्स आपको मैं कराऊँगी। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो मेरे मतलब यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। उसमें मैं PDF डालती ही रहती हूँ। इसमें बुक्स, जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके जो भी वर्क्स हैं, इसकी PDF डालती रहती हूँ। और साथ ही साथ जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी उसका PDF आपको उसी चैनल पर मिल जाएगा। 259 द साउंड एंड एक्यूट्स इन, ये जो साउंड यहाँ पर दिख रहा है वो किस में आता है, कैट में, पेन में, सिंग में भी, या टॉप में, तो ये आता है सिंग में। यानी हम कोई भी चीज़ जब स्ट्रेस देते हैं तो वो हमारा ये वाला साउंड आता है। तो सिंग, टॉप, पेन, कैट, ये जल्दी बोलते हैं। जो सिंग है तो ये हमारा ये वाला साइन आता है, इसमें साउंड आता है। और टोटल देखिए, अगर पूछा जाए तो टोटल 44 साउंड होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 44 साउंड होते हैं, ये याद रखिएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वैसे तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं,
लेकिन इसमें साउंड अगर पूछे तो साउंड 44 होते हैं, जिसमें 20 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं एंड 24 वॉवेल साउंड होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 260 विच पेयर रिप्रेजेंट मिनिमल पेयर्स, इसमें से कौन सा एकदम मतलब मिनिमल पेयर्स वो कर रहा है, मिलता जुलता जो पेयर्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कैट बैट, यानी देखिए साउंड एक जैसा लिखा रहा है, बस यहाँ पर क, यहाँ पर क और ब का हो गया, बाकी सब एक ही है, कैट बैट। सिंग सॉन्ग, तो ये अलग निकल रहा है, ये सिंग और ये सॉन्ग, तो ये दोनों अलग अलग साउंड निकल रहा है। पेन पेंसिल, ये भी अलग है। बुक और बुक्स, ये भी अलग है। तो कैट और बैट ये सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिनोनिम्स आर वर्ड विद, जो सिनोनिम्स होते हैं वो कौन से वर्ड होते हैं? अपोजिट मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, तो ऑप्शन ए बी इज करेक्ट, क्योंकि सिमिलर मीनिंग होते हैं तो उसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं। 262 एंटोनिम्स आर, इसमें से एंटोनिम्स कौन से होते हैं? तो अपोजिट वर्ड होते हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं तो हम उसे सिनोनिम्स कहते हैं, और अपोजिट वर्ड है तो एंटोनिम्स। होमोफोन्स क्या है? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, मीन अलाइक, स्पेल अलाइक या फिर लुक अलाइक। तो जो होमोफोन्स है वो साउंड अलाइक, एक जैसा साउंड करते पर मीनिंग अलग रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए THEIR डियर, और एक होता है THERE देयर। इन दोनों को हम डियर पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग तो अलग है ना, तो ये है हमारा होमोफोन्स। MLA स्टाइल इज़ मेनली यूज्ड इन, जो MLA स्टाइल होता है अभी मैंने आपको बताया वो लिटरेचर के लिए ज़्यादातर यूज होता है, और जो APA स्टाइल होता है वो सोशल साइंस के लिए यूज होता है। द लेटेस्ट MLA हैंडबुक एडिशन, इसमें से कौन सा लेटेस्ट हैंडबुक MLA हैंडबुक एडिशन जो है वो है 9th, और ये जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी ये पूछा गया था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो द लेटेस्ट MLA हैंडबुक एडिशन इज़ 9th। ये सब आपको नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि ये सब देखिए ईजी भी है और ऑनलाइनर भी है, इसी सब से आपका नंबर मिलता है। क्योंकि देखिए जो डिफ़िकल्ट रहता है तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो ईजी रहता है वो तो सब करते हैं ना। तो अगर आप भी करेंगे तभी तो आप क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बस ये भी याद रखना है कि MLA का जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 9th, और अगर उसका शिकागो का पूछे तो वो 17 है। शिकागो का क्या है? 17 लेटेस्ट है, ये भी याद रखिएगा। बिब्लियोग्राफी क्या है? लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। जब हम किसी भी रिसर्च को जब शुरू करते हैं या फिर कंप्लीट करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे राइटर के क्या लेते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं, उन्होंने पहले जो रिसर्च किया है उसका रेफरेंस लेते हैं। तो बिब्लियोग्राफी में उसको हम क्या करते हैं, पूरा लिखते हैं कि किस राइटर के कौन से वर्क का इसमें रेफरेंस लिया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। A research article published after peer reviewed is generally considered। जो रिसर्च आर्टिकल्स है वो कब पीयर रिव्यू कंसिडर किया जाता है? प्राइमरी सोर्स, जब उसका प्राइमरी सोर्स हो तब उसे क्या किया जाता है? पीयर रिव्यू कंसिडर किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है अ रिसर्च आर्टिकल, ऐसा रिसर्च आर्टिकल जो पब्लिश्ड आफ्टर, जो पब्लिश होता है किसके बाद? पीयर रिव्यू के बाद जो पब्लिश होता है तो वो है प्राइमरी सोर्स। विच डाटाबेस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश रिसर्च, इंग्लिश रिसर्च के लिए कौन सा डाटाबेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो है JSTOR। अगर आपको इस पूरा वर्क मतलब जितना भी अभी मैंने 100 से लेकर अभी तक जितना भी कराया, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कि जैसे ही ये सीरीज़ 400 का है कल तक या परसों तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं पूरा PDF आपके मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो वहाँ पे आप जाकर इसको लोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, पूरा रिवीजन कर सकते हैं। 269 मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है नोम चॉम्स्की,
तो इनका है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, मैंने आपको बताया था। हेलिडे इनका है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। और जो हिम्स है डॉल हिम्स, तो इनका है फंक्शनल ग्रामर। और जो कैचरू है इनका वर्ड इंग्लिशेस। राजा इनके कुछ वर्क्स हैं, कुछ राइटर्स हैं, कुछ वर्क्स हैं इंडियन राइटर। तो राजा राव का है कांथापुरा, मुल्क राज आनंद का अनटचेबल, आर के नारायण का है द गाइड, और अनीता देसाई का है क्लियर लाइट ऑफ द डे। 1 का डी, 2 का बी, 3 का ए एंड 4 का सी। 200 आज मैंने आपको टोटल 201 से 270 क्वेश्चन कराए, यानी टोटल से 70 क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी और आप लोग मेरी मेहनत की कदर करेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाती रहे। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये सारी पीपीटी बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। तो इंसान मेहनत करता है तो उसे उसका फल तो मिलना ही चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मैं ऐसे ही आप लोग को पढ़ाती रहूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।